अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्लेडिंग। मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि माइक्रोब्लेडिंग क्या होती है, इसको कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है और इसके कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और आफ्टर केयर क्या होती है और ये इसके कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। माइक्रोब्लेडिंग एक सेमी परमानेंट मेकअप है जो कि एक ब्लेड की मदद से हमारे आईब्रो में एक इंक की फिलिंग की जाती है। हेयर स्ट्रोक लगाए जाते हैं जिससे हमारे आईब्रोज पहले से ज़्यादा घने और ख़ूबसूरत नज़र आने लग जाते हैं। जिन लोगों के बाल बहुत हल्के हैं वो ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये आपकी आईब्रोज की लुक को इन्हेंस कर देते हैं और आपको जो डेली रूटीन में जो आईब्रोज की थ्रेडिंग वगैरह करवानी पड़ती है, फिर इस प्रोसेस के बाद आपको वो करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर जी ये प्रोसेस कितनी देर तक लास्ट करता है? 6 मंथ्स टू 1.5 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट स्किन के पेशेंट की स्किन कैसी है, ठीक है, उस लिहाज से ये पेशेंट की स्किन पे लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी प्रोसीजर की तरफ। अब इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसको करने के लिए, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि प्रोसीजर को परफॉर्म करते वक्त हमें करनी पड़ती हैं। अब हम उन तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जी हमारे पास आ जाती है सेफ्टी और स्टेरिलाइजेशन। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, यानी कि इसमें नीडल्स इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्लेड्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हों। जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन और सेफ़ होना चाहिए। सैनिटाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ क्लाइंट एंड टेक्नीशियन, इसलिए हमेशा हर चीज़ को सैनिटाइज़ करना है प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले। फिर आफ्टर प्रोसीजर तमाम चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्लेड्स, नीडल्स, अगर तो वो ब्लड कोई निकल आया है प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए तो उनको हमें फेंक देना है, डिस्पोज कर देना है, ठीक है। और प्रोसीजर को परफॉर्म करते वक्त मास्क और ग्लव्स का पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एक इंटरेक्शन होता है टेक्नीशियन और क्लाइंट के बीच में, और क्योंकि बहुत करीब होते हैं तो इसलिए मास्क और ग्लव्स आपने लाजमी पहनने हैं। जो टेक्नीशियन इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है उसको स्किन का नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि पेशेंट की स्किन का क्या स्ट्रक्चर है, स्किन की क्या लेयर्स हैं, सेल्स हैं और कौन कौन से हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले। तो टेक्नीशियन को उन तमाम चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज़ दिस प्रोसेस इज़ सेमी परमानेंट, सो हमें बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें अपनी नीडल की डेप्थ को कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि स्किन की लेयर बहुत पतली होती है, जैसे कि एक पेपर शीट होती है, तो इसलिए हम स्किन के अंदर नीडल को बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं लेके जा सकते, अदरवाइज़ उसके कुछ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर जी टेक्नीशियन या प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि उसने अपनी पेशेंट को या अपने क्लाइंट को किस टाइप की आईब्रोज़ की शेप देनी है, क्योंकि हमारी स्किन ग्रेविटी से इम्यून नहीं है, इसलिए आईब्रोज़ बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे होने चाहिए। ना तो आईब्रो बोन से ऊपर होने चाहिए, ना ही आईब्रो बोन से नीचे होने चाहिए, अदरवाइज़ हमारी आइज़ की लुक ड्रूपी या फिर सैड लगेगी। तो टेक्नीशियन को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फिर अगर टेक्नीशियन जो है वो थोड़ी एजेड क्लाइंट के ऊपर या मैच्योर क्लाइंट के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि स्किन की इलास्टिसिटी एज के लिहाज से कम होती है, इसलिए उसको अपने क्लाइंट के लिए राइट शेप चूज़ करनी चाहिए और ऐसी शेप चूज़ करनी चाहिए जो कि आइज़ को लिफ्ट करे। टेक्नीशियन को पता होना चाहिए कि स्किन की थिकनेस 6% कम होती है एवरी 10 ईयर्स और स्किन मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए टेक्नीशियन को अपनी नीडल को कंट्रोल में रखना चाहिए, यानी कि डीपर लेयर में नहीं जाना, इतना डीप नहीं करना नीडल को कि वो डर्मल लेयर में चला जाए और कोई और कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाए।
फिर कुछ स्किन डिजीज़ ऐसी हैं जिनमें हम माइक्रो ब्लीडिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको पहले ट्रीट करना पड़ता है, यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं क्लाइंट्स, अपनी स्किन डिज़ीज़ का इलाज करवाएं, उसके बाद जो हैं वो माइक्रो ब्लीडिंग के प्रोसीजर को करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ स्किन डिजीज़ हैं, मोल्स हैं, स्किन पे कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ या टैग्स वगैरह हैं, उस सूरत में हम माइक्रो ब्लीडिंग नहीं करवा सकते। फिर मेलानोमा है, कोई स्किन कैंसर वगैरह है, उस सूरत में भी माइक्रो ब्लीडिंग नहीं करवा सकते। सोरियासिस है या एक्जिमा है, कोई रेडनेस रैश वगैरह है, एक्नी है, एनीथिंग एल्स, कोई भी स्किन डिजीज़, उसके ऊपर माइक्रो ब्लीडिंग को नहीं करवाया जा सकता। देन जी माइक्रो ब्लीडिंग के प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे कि ब्लेड है, नीडल है और पिगमेंट है हमारे पास, वो मोस्ट रिलायबल ब्रांड का होना चाहिए, और डिस्पोजेबल और डिसइंफेक्टेंट्स होने चाहिए। उसमें हमारे पास नीडल्स आ जाती हैं, पिगमेंट्स आ जाते हैं, ग्लव्स आ जाते हैं, ट्वीज़र्स आ जाते हैं, वो हमारे पास अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। फिर एनेस्थेटिक होना चाहिए, जेल पेन होनी चाहिए, मैपिंग होना चाहिए जिसके साथ हमने अपने आईब्रो को मैप करना है, स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसके साथ हम निशान लगाएंगे, रूलर्स होने चाहिए, वर्किंग स्टेशन जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए हमारे पास। माइक्रो ब्लीडिंग को परफॉर्म करते वक्त स्किन की जो टाइप्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि जो ऑयली स्किन होती है वो बहुत जल्दी पिगमेंट को पुश आउट कर देती है, इसलिए उसके लिए हमें टचअप रिक्वायर्ड होता है। और जो ड्राई स्किन होती है वो पिगमेंट को बहुत अरसे तक होल्ड कर सकती है, तो उसके लिए लाइटर टोन हमें यूज़ करनी चाहिए। फिर अगर कोई स्किन जो कि सन से जिसका एक्सपोजर है उसके लिए मिनिमम 15 SPF मस्ट अप्लाई करना चाहिए। फिर स्किन प्रोडक्ट्स जैसे कि एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स में एसिड्स वगैरह होते हैं, वो माइक्रो ब्लीडिंग के पिगमेंट को बहुत जल्दी फेड कर देते हैं, तो उसके लिए भी टचअप रिक्वायर्ड होता है थोड़े थोड़े अरसे के बाद। फिर जी माइक्रो ब्लीडिंग परफॉर्म करने से पहले हमारे पास ब्रॉ शेप होती हैं जो कि हमें क्लाइंट से सिलेक्ट करवानी पड़ती हैं, और उसमें कोई जो भी क्लाइंट के हिसाब से शेप होती है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। प्रोसीजर में डिफरेंट किस्म के ब्लेड्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि कौन सा ब्लेड जो है हमने अपने क्लाइंट के ऊपर यूज़ करना है। और फिर कलर मैचिंग आ जाती है। कलर मैचिंग में भी हमें जो क्लाइंट के आईब्रोज़ का कलर होता है उसके साथ पिगमेंट को मैच करना पड़ता है, और उसी लिहाज से पिगमेंट को पिक करना पड़ता है जो कि हम माइक्रो ब्लीडिंग में यूज़ करेंगे अपने क्लाइंट के ऊपर। फिर जी माइक्रो ब्लीडिंग के कुछ बहुत बेनिफिट्स हैं हमारे पास, वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे पैसे बच जाते हैं जो हमें बार बार थ्रेडिंग वगैरह करवानी पड़ती है। फिर हमें डेली मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये वाटर प्रूफ है, हमें ये नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है, लॉन्ग लास्टिंग है और इफ़ेक्टिव और सेफ़ मेथड है। फिर बेनिफिट्स के बाद हमारे पास कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन्वेसिव टेक्निक है, तो HIV हेपेटाइटिस वगैरह ऐसे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर क्योंकि ये सेमी परमानेंट होता है, तो अगर कोई मिस शेप आईब्रो हमने दे दी है अपने क्लाइंट को तो फिर हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते। फिर जी इस प्रोसीजर का आ जाता है हमारे पास फॉलोअप हमने 4 to 6 वीक्स के बाद लाजमी लेना होता है, और फॉलोअप में हमने देखना होता है कि अगर कोई टचअप देने की ज़रूरत है पेशेंट के आईब्रोज़ को तो फिर हमें वो दोबारा देनी पड़ती हैं उसको। पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने जिस एरिया पे माइक्रो ब्लीडिंग करवाई है वहाँ पे एंटीबायोटिक क्रीम लाजमी अप्लाई करनी है ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हों और आपका जो ज़ख़म है वो जल्दी से भर जाए। फिर कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट को बताई जाती हैं कि जो आपने नहीं करनी होती, जैसे कि अगर फ़ेस पे ख़ारिश हो रही है तो वो आपने नहीं करना, और फेस पे मस्कारा वगैरह या कोई मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं लगानी, और फर्स्ट 24 आवर्स तक आपने कोई एक्सरसाइज या फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी होती। अब देख लेते हैं जी इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 15,000 से स्टार्ट होती है और ऑलमोस्ट 50, 60, 70,000 तक जाती है, और इसके 3 to 6 सेशंस हमें करवाने पड़ते हैं अपनी स्किन पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो ब्लीडिंग। आई होप कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी और हर पॉइंट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको थम्स अप आपने लाजमी देना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।